तो बेरोजगारी सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि जहां जहां आपकी सत्ता है वहां पर तो बेरोजगारी सर वहां पे तो उससे ज्यादा है, फिर अकेले बंगाल का जिक्र क्यों? टीएमसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह गुंडों की पार्टी है। मैं हूं यासर मलिक। मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? जब आपने वहां नहीं सुधारा तो बंगाल में क्या सुधार देंगे और कैसे सुधार देंगे? क्या है ब्लूप्रिंट? क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं होती। देखिए अर्पिता जी, अब तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया था। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आप ऐसे नहीं कह सकते ना पूरी पार्टी गुंडों की पार्टी है सर, ये कोई ये बात नहीं हुई ना सर। वो पूरा बुकलेट जो लेकर आए थे जिसमें बताया था कि हेमंता कितने करप्टेड हैं, वो बुकलेट का क्या हुआ? जब एक ईमानदार एंकर के सामने बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की कैसी हेकड़ी निकल जाती है। वो वही समझते हैं जैसे गोदी मीडिया के एंकरों के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन ईमानदार एंकर अर्पिता आर्या के सामने झूठ नहीं बोल पाए। पश्चिम बंगाल और असम में इलेक्शन करीब आ रहे हैं और वहां पर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर रैली की और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, जिस पर ईमानदार एंकर अर्पिता आर्या, जो आज तक पर नई एंकर है, कम डिबेट करती है, लेकिन जो भी डिबेट करती है बड़ी धांसू डिबेट करती है। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए कैसे इन मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे, जिसके बाद आंकड़ों के साथ बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला जब अर्पिता आर्या ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया। साथ के साथ यहाँ पर संगीत रागी बैठे थे, वो हर टाइम किसी भी डिबेट में जाकर हिंदू मुसलमान और मुसलमानों को गाली देने की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही थी। तो अर्पिता आर्या ने संगीत रागी को भी अच्छा खासा सबक सिखाया है और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पूरी धज्जियां उड़ाकर रखी बीजेपी और संगीत रागी की। तो पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है और पश्चिम बंगाल पर क्या प्लान बन रहा है और क्या मतलब मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या रणनीति बीजेपी की तैयार की जा रही है, वो पूरी समझ में आएगी आपको। तो पूरी डिबेट देखिए। प्रकाश पुरोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर दी और ये कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन होगा। नहीं, ठीक है, परिवर्तन दिल्ली में भी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, 2026 में ही होगा। प्रधानमंत्री जी आने वाले 6 महीनों में प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं, ये देश की जनता निर्धारित करेगी। ये जो चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, ये जो मैंडेट आएगा इससे घबराए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आकर के वो बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2013 के अंदर में पार्लियामेंट में रखा गया और अभी तक वो उसको काम मतलब आप योजना को लागू नहीं कर पाए हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों का कितना रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का? 15-16% से ज्यादा न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। मैं लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम पंचायत, काउंसिलर, एमएलए सब की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, 36% का रिप्रेजेंटेशन है। साइनी घोष जैसी तेज तर्रार नेत्री हमारी जाती है संसद में, युवा नेत्री श्रेया पांडे, उनको टिकट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए कोलकाता शहर से। तो महिलाओं का डॉक्टर शशि पांजा, महिलाओं के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने काम किया है पश्चिम बंगाल में, उसकी बात कर रहे हैं मोदी जी। दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को ठीक से नहीं रहने दिया जाएगा। यह सोचिए, देश के एक प्रधानमंत्री ये सवाल कर रहे हैं। यह अपने आप में सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री जो 12.5 साल से देश के प्रधानमंत्री है, वो एक राज्य के चुनाव प्रचार में आते हैं और बोलते हैं इस राज्य के अंदर में हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू मुस्लिम खतरे में है। अरे भाई, क्यों भय का वातावरण बना रहे हैं आप? आपको पता है आदिवासियों के साथ आपने असम और नॉर्थ ईस्ट में क्या किया? नवादा में 3 दिन पहले क्या हुआ महिला के साथ में? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है वहां पर। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, सर आपने मुसलमान तक ले गए, मैं जरा जनता के मुद्दों मैं नहीं ले गया, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। हाँ, आपने उसका जिक्र कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। उन्होंने कहा 5 साल इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बना पाए, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। वो बंगाल में किस तरह से बता रहे विकास नहीं हुआ है, कैसे विकास की गति को रोक रही है ममता बनर्जी। देखिए, मैं जवाब देता हूं। ग्लोबल फाउंड्रीज, द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट चिप डेवलपर, सेक्टर 5 पे सिलिकॉन वैली में ममता बनर्जी के आने के बाद में पिछले साल से काम शुरू हुआ है। उनसे पूछिएगा, रेलवे का डाटा लीजिएगा कि कलकत्ता शहर में जब मेट्रो रेल का जो पैसेंजर ट्रेवल्स बढ़ते हैं, वो बिना जॉब कलकत्ता क्या घूमने आ रहे हैं क्या? बिहार इनको चुप करवाइए। जिस प्रकार से झूठ के पुलिंदे यहां पे बांधे गए, मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जरूर आ सकता है कि 5 मिनट में सबसे ज्यादा झूठ कैसे आप बोल सकते हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप? स्वयं जी ऐसे स्वयं प्रकाश, मैं आपको शुरू में समझा दूं सर, समय बहुत कम है और अगर आप बार-बार बोलेंगे मुझे आपकी आवाज कम करनी होगी, चर्चा खराब नहीं करनी है हमें। जानबूझकर डिस्टर्ब स्वयं प्रकाश जी की आवाज कम कीजिए। सर मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप रुक जाए थोड़ा, रोहन को पूरा करने थे। हाँ ठीक है।
ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। ना मां सुरक्षित है, ना माटी सुरक्षित है, ना मानी सुरक्षित है। हाँ। ये हकीकत है इनकी, यही इनकी हकीकत है। आजीकर हॉस्पिटल पूरा देश नहीं भूला। कौन से मां की आप बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जो राज्य टॉप 10 में होता था, पूरे देश में तीसरे नंबर पे जीडीपी में आता था, आज 23वें नंबर पे लेके गए। 5% का था, आज 10% था, पहले 5% पे आज चले गए। और बड़ी बड़ी बातें करें, मैं आंकड़ों की बात करूंगा अर्पिता जी। ये देखिए, ये 6800 कंपनियां, ये पहला राज्य होगा, उनका नाम आएगा गिनीज बुक में, कि जो राज्य छोड़ के चले गए इनकी सिंडिकेट राज के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण, इनके आतंक के कारण। मैं यहां पे कई दिनों से बंगाल में हूं। जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण के चलते जनता की आवाज को कुचलने का काम किया है। ये मालदा में जो घटना हुई, ये अर्पिता जी ट्रेलर था। उसके पहले भी आप एसआईआर के सामने देखिए किस प्रकार से विरोध किया गया। संविधान की नकल लेके आप घूमते हैं, आपको शर्म नहीं आती है कि आप जो संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसके सामने आप डर का माहौल फैलाएंगे? इतनी हिम्मत कहां से आई? और कोई राज्य में देखा है अर्पिता जी? नहीं। आपको दिखाना है, आपको मैसेज देना है। और यही जो है, देखिए आंकड़े बोलते हैं अर्पिता जी, और आंकड़ों की जब आती है तब ये सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ भी पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिलने दिए हैं, और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता रोहन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंकड़े बोलते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया, खासतौर पर बंगाल के लिए सर। इसलिए मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल में जो बेरोजगारी दर है वो 12% है सर। ओडिशा में 14%, हरियाणा में 13.5%, राजस्थान में 12.8%, गोवा में, सुनिएगा सर, गोवा में 15.2%। तो बेरोजगारी सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि जहां जहां आपकी सत्ता है वहां पर तो बेरोजगारी सर, वहां पे तो उससे ज्यादा है। फिर अकेले बंगाल का जिक्र क्यों? देखिए अर्पिता जी, सबसे बिल्कुल बंगाल का जिक्र इसलिए कि अगर आंकड़ों में आप डीप में जाएंगे तो 46% पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार के कारण वहां पे यूथ का माइग्रेशन दूसरे राज्यों में हो रहा है। मुझे बताइए कहां है? अगर आपकी कंपनियां यहां से छोड़ के जाएगी राज्य में, तो कौन से नए उद्योगों की आप बात कर रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट स्टेट आपकी जहां आपकी सत्ता है वहां बेरोजगारी दर क्यों ज्यादा सर? क्योंकि टेरर है वहां पर। क्या आप, मैं तो ये तुलनात्मक बता रही हूँ ना। अगर आप सुनिए सर, मैं बंगाल की जनता हूं, मैं बंगाल की जनता हूं। आपने मुझे ये बताया कि आपके यहाँ देखिए बेरोजगारी है, मैंने आपकी बात मान ली। फिर मैं ये देखती हूँ कि आपकी जहां सत्ता थी वहां तो आपने कुछ सुधारा नहीं। फिर अगर आप केवल बंगाल की बात करते हैं तो मैं एक जनता के तौर पर जिसे वोट करना है, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? जब आपने वहां नहीं सुधारा तो बंगाल में क्या सुधार देंगे और कैसे सुधार देंगे? क्या है ब्लूप्रिंट? बिल्कुल आपने अर्पिता जी, बिल्कुल 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 आपने सही बात की। जो जो राज्यों में भाजपा की सरकार में चैलेंज के साथ कहता हूं, अब 5 साल के आप इंप्रूवमेंट का आंकड़ा देखिए और बंगाल को आंकड़ा कंपेयर कीजिए, यहां पे डेटोरेट होता जा रहा है। यही तो फर्क है। आज भाजपा की सरकार राज्य पर राज्य रिपीट क्यों हो रही है? उसके पास कुछ तो कारण होगा। एकमात्र भाजपा है कि आप हरियाणा देखिए, वहां पर सरकार रिपीट हो रही है, गोवा में सरकार रिपीट हो रही है, गुजरात में रिपीट हो रही है, महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। एक एटमोस्फियर बनता है जहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, यूथ को एक कॉन्फिडेंस आता है, एक इकोसिस्टम बन रहा है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है। ये सब चीजें कहां से हो रही है? ऐसे ही कोई भी पार्टी अगर राज्य पर राज्य मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं रोहन। अगर मैं आपकी सारी बातें मान लूं तो सर फिर बेरोजगारी दर तो कम होनी चाहिए ना, वो तो डेटा में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूं पिताजी, अगर आप हिस्टोरिकली इफ यू सी द कंपैरिजन, जैसे राजस्थान की आपने बात की, जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, उसमें कितना इंप्रूवमेंट है वो आप कंपैरेटिव आंकड़े देंगे। मैं पूरी डिबेट इस मामले पे करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ में बात करता हूं। आप ओवरऑल इकोसिस्टम आप देखिए कि जिस राज्य में कंपनी अगर छोड़ के जा रही है, टेरर का राज्य है, तुष्टीकरण के पीछे आप किसी को सवाल यहां पे नहीं उठा सकते, वहां पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर इतना ही काम किया होता तो आज इतना डर नहीं होता। अगर इतना ही काम किया होता तो डिबेट को पूरा देख कर जाइए आप। सुरेंद्र राजपूत बीजेपी प्रवक्ता धज्जियां उड़ाने वाले हैं और आगे संगीत राखी की अर्पिता आर्या और ज्यादा बख्याव देंगी, तो पूरी डिबेट देखिए। गांधी जब आज ये बात कहते हैं कि मैं हेमंता को जेल भिजवाऊंगा, क्या आधार है सर? क्या दस्तावेज हैं? क्या ऐसी सबूत है? क्या ऐसी जानकारी है? हेमंता को जेल भिजवाने के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता ही नहीं है। हेमंता जी के और हेमंता जी के परिवार, जिनके पास 3 पासपोर्टों का आरोप लगा है, जिनके पास वेवकॉम कंपनी में तमाम तरीके के शेल पैसे इन्वेस्टमेंट करने का आरोप लगा है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असम में लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे हुए हैं, जिनको जुबिन गर्ग की हत्या में जिस तरीके से चीजों को छुपाया जा रहा है वो सारे आरोप लगे हैं, उसमें राहुल गांधी जी की कहां आवश्यकता है? वो तो असम की जनता और देश का संविधान अपने आप जेल भेजेगा। आज आप क्या नाम निष्पक्ष जांच कर दीजिए, वो हेमंता कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो अपने आप में सत्य है। तो क्या नाम वहां पर भाजपा का भी बच्चा जानता है और कहता है। असम में तो चुनाव भाजपा लड़ी नहीं रही है। हम आएंगे तो जेल भेजेंगे।
ये तो उन्होंने कहा ना सर। मैं आपसे फिर से मैं तो यही तो कह रहा हूं कि वो जिस आधार पर कह रहे हैं वो मैं वो आधार बता रहा हूं आपको कि वहां राहुल गांधी जी को आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता बोल रही है, वहां की भाजपा बोल रही है। वहां की तो भारतीय जनता पार्टी, जो विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी थी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो हमसे लड़ती थी, आज की डेट में वो भाजपा कहीं है ही नहीं। वहां पर तो एक असली कांग्रेस जो गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, एक गद्दार कांग्रेस जो हेमंता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वहां भाजपा तो किनारे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमें सबूत दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता रहे हैं। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके अनुसार यह बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट हैं। जिसकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट होंगे, क्या वो जेल जाने से बचेंगे? आप बताइए ना अर्पिता जी। आपके सामने है, सारी परिस्थितियां सामने। जो आज पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं पासपोर्ट नंबरों के, मैं वो जो एक व्योकॉम कंपनी है, मैं हो सकता है नाम ठीक ना प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, वो उस पे जो शेल एंट्रीज हैं, उसके अलावा जिस तरीके के हेमंता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वहां के भाजपा के लोग लगा रहे हैं, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। सबसे बड़े आरोप तो अमित शाह जी ने लगाए थे उनके ऊपर, ट्रक भर करके आरोप लगाए थे। तो उन्हीं आरोपों की जांच होगी और वो जेल जाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। वहां पर तो हमारी कांग्रेस यानी असली कांग्रेस और गद्दार कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ। हेमंता कब से करप्ट है? जी, अब ये तो एक बात बताइए ना, हेमंता जब से भी करप्ट है। अमित शाह से पूछे हेमंता कब से करप्ट है? हमको तो देर लग गई पकड़ने में, इसीलिए हमने मतलब जब तक वो आपके साथ थे तो आप पकड़ नहीं पाए, वो बीजेपी में चले गए तो आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ ये करप्ट थे। अरे हमने ना अर्पिता जब पकड़ा तो हमने कुत्ते को बिस्कुट खिलाया, हेमंता को बिस्कुट नहीं खिलाया था। और ये बात तो हेमंता खुद ही कहते हैं, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये बात तो हेमंता कहते हैं। हेमंता ने कहा कि भाई हम राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्कुट खिलाने लगे, मैं उठ के चला आया। तो हमें जब पता चला, हमने उनको उनकी जगह दिखा दी। हाँ, उनकी जगह मतलब दिखाने आपने जगह दिखाई कि आपकी जगह बीजेपी में है। अरे हमने तो जगह दिखाई कि आपकी जगह यहां से। वो तो अमित शाह जी ने कहा था कि इनको तो जेल भेजेंगे, चक्की पीसेंगे, इतने साल की जेल जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी कर रहे थे और उसके बाद अमित शाह जी ने उनको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला, कमल छाप साबुन या पाउडर लगाया और हेमंता को बिल्कुल पूरी तरीके से धो पोंछ के ले आए और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये क्या कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाली बात चल रही है? मुझसे पूछ रही हैं? नहीं सर, संगीत जी से समझ लूं, आ रही हूं फिर। देखिए राहुल गांधी के जितने भी करीबी थे, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हों, आप देखेंगे कि सभी के सभी राहुल गांधी को यदि छोड़ करके चले जा रहे हैं तो अब पता नहीं कुत्ते को बिस्किट खिलाने के कारण हो रहे हैं या उन्होंने अपना भविष्य देखा कि राहुल गांधी के साथ हमारा भविष्य नहीं है। बंगाल को इस्लामिक स्टेट खड़ा करने में ममता बनर्जी का इतिहास में आकलन होगा। जिस प्रकार से सोहरावर्दी ने हिंदुओं का नरसंहार करवाया था, वसीरहाट में, मालदा में और बंगाल के अन्य जिलों में हिंदू दहशत के अंदर है। आज भी कई हमें फोन आते हैं, रोजों फोन आते हैं, सर हम डर से कैसे वोट देने जाएंगे, जब तक राष्ट्रपति शासन वहीं नहीं लागू होता है तब तक ममता बनर्जी के गुंडे, फिर मैं बता रहा हूं, गुंडे ममता बनर्जी। टीएमसी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह गुंडों की पार्टी है, ये असभ्यों की पार्टी है जिसका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं। कई बार संगीत रागी जी, बहुत सारी खामियां हर सरकार करती है, लेकिन इतना कह देना। और दूसरा जो आप ये बात कह रहे हैं सर, जो आप ये बात कह रहे हैं, नहीं जो आप ये बात कह रहे हैं कि वो गुंडों की पार्टी है। सर सुनिए, जब आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहते हैं कि जनता ने उन्हें चुना, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ममता बनर्जी को भी जनता ही चुन रही है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्वयं प्रकाश जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए ये लड़ाई जो है, ये जो चुनाव है, आगामी चुनाव, पीपुल ऑफ वेस्ट बंगाल। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते ना, पूरी पार्टी गुंडों की पार्टी है सर, ये कोई ये बात नहीं हुई ना सर। मामला शांति। आप बांग्लादेशी मुसलमानों के, अरे सुन लीजिए भाई, अब हो गया आपका स्वास्थ्य। और फिर देखिए कि ममता बनर्जी कितनी सीटें जीतती है। वो तो आने के बाद पहली बार जीती होंगी, दूसरी बार जीती होंगी, दूसरी आधार पर जीती होंगी ना सर, ये ठीक नहीं है। वो उनकी पूरी पार्टी को गुंडे की पार्टी कह दे, ठीक है, कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, लेकिन पूरी पार्टी को ऐसे ही। मुझे कहने का हक है।
ठीक है अर्पिता अच्छी है, मुझे भी ये साफ करने का हक है सर, आपने कह दिया। ठीक है, जनता को निर्णय कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, जनता को निर्णय करनी है। स्वयं प्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड सर। कर दिया है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी इसके बाद आ जाए। बांग्लादेश ठीक है सर, आपकी तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी संगीत जी। करके पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को दीमक की तरह चाट लिया है। स्वयं प्रकाश, बंकिम दा बोलने वालों से सभ्यता का ज्ञान नहीं लेना है। पश्चिम बंगाल का विश्व गुरु जी आजकल फिल्मों के प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी थोड़ी स्वयं प्रकाश जी बंगाल पर बात कर लें। महिला के साथ रेप करने को बचाने के लिए कौन जाता है? टीएमसी के गुंडे जाते हैं, मंत्री जाते हैं। संगीत जी रुक जाइए, संगीत जी ये तरीका नहीं हुआ सर, ये तरीका नहीं हुआ। चलिए मैं दोनों को रोक रही हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ पर जल्दी से अपना पॉइंट रखिए, फिर रोहित, क्योंकि समय भी कम है, समय भी कम है। आवाज कम कीजिए सुरेंद्र राजपूत, रोन आ रही है उसके बाद। जी ठीक है जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं जो आज प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में अपने भाषण पे कही, और इससे पहले मैं संगीत रागी को कह दूं, आज इनका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया आसाम का, इसलिए बोल नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। घुसपैठिए समस्या राष्ट्रीय समस्या अगर है, घुसपैठ की जिम्मेवारी अमित शाह जी की है। अगर कहीं घुसपैठ होती है तो अमित शाह जी से इस्तीफा मांगे, नंबर 1। और घुसपैठिए तो इनके रिश्तेदार लगते हैं। झारखंड में जाते तो कहते घुसपैठ की समस्या, बिहार में कहते तो घुसपैठ की समस्या, बंगाल में कहते तो घुसपैठ की समस्या। जहां जहां इनकी सरकारें 10-10, 15-15 साल से है, वहां पर भी इनको घुसपैठ की समस्या चुनाव के समय होती है, चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि साहब किसानों को हम क्या नाम, बंगाल की सरकार ऐसे कर रही। अरे किसानों को तो पूरे देश में किसानों के सबसे बड़े हत्यारे किसानों के साथ। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। ईमानदार एंकर के सामने कैसी हवा निकलती है, आप कमेंट जरूर कीजिए। बंगाल में किसके साथ है? बीजेपी के साथ है कि टीएमसी के साथ है? अगर जी बंगाल में आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई तो सत्ता, बंगाल में हमारी लड़ाई सत्ता के साथ में है। हम ममता बनर्जी के भी खिलाफ लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है रोहन, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ और हम सत्ताधारी। अभी इन्होंने चिल्ला के बात नहीं करता। ठीक है रोहन, अर्पिता जी इनको रोकिए, इन सबको रोकिए, ऐसे डिबेट नहीं होती। देखिए अर्पिता जी, अभी इन्होंने अपनी आपकी पोल खोल के रख दी। जो दरबारी कांग्रेस का आज हाल हुआ है, अभी 3-4 बड़े लीडर ने यह कह दिया कि जो गैस और मामले में जो अराजकता फैलाई जा रही है, ऐसा माहौल नहीं है ग्राउंड लेवल पर, जो हकीकत उन्होंने कहा उसके ऊपर भी सवाल उठना चालू हो गए। अरे ये भी ये है, ये भी। कब तक आप जो हकीकत है उससे अपना मुंह फिरते रहेंगे? अभी आपने कहा घुसपैठियों की बात की, मैं आपकी पोल खोल के रख देता हूं 5 सेकंड में। बीच में मैं नहीं बोला, मैं बीच में 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 नहीं बोला। रोहन, मेरा एक सवाल मैं हेमंता पे भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, समय बहुत लिमिटेड है। मुझे ये बताइए सर, वो पूरा बुकलेट जो लेकर आए थे जिसमें बताया था कि हेमंता कितने करप्टेड हैं, वो बुकलेट का क्या हुआ? किस डस्टबिन में पड़ी हुई है? मैं आपको एक घुसपैठियों का जवाब दे दूं, उसी बुकलेट का भी जवाब दे ठीक है। 570 किलोमीटर की बॉर्डर पे बीएसएफ को बॉर्डर बनाने के लिए जगह नहीं दी। मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों ममता बनर्जी के सामने एक भी सवाल नहीं उठाया? मालदा में इतनी बड़ी घटना हुई, क्यों कांग्रेस पार्टी मुख दर्शक बन के बैठी रही? यही संविधान की नकल लेके अपनी राजनीति के बारे में हकीकत है। जहां उनकी सहूलियत होती है वहां पर राजनीति नहीं होती है। ये इनकी हकीकत है, ये इनकी हकीकत है। और मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं। कांग्रेस सर 30 सेकंड है मेरे पास। ये दरबार मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। बिल्कुल जो भी सच होगा, आज कोर्ट है, मेरी बात सुनिए अर्पिता जी, कोर्ट है, ठीक है, आप जाइए ना कोर्ट में। क्यों आप मीडिया ट्रायल कर रही है? आपकी अगर हकीकत है, मैं दम के साथ कहता हूं, जाइए केस फाइल करिए। क्यों यहाँ पे हवा पानी कर रहे हैं? ये बिस्किट खिला दिया, आपकी इसी भाषा ने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब अब आपकी केस में वो फिर कोर्ट जाए, और अगर जिसके पास हो वो दूसरा कोर्ट जाए, या वो अब लड़ाई लड़े। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और वहां पर चुनाव प्रचार भी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और उस रैली में ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही और बेरोजगारी का मुद्दा और घुसपैठियों का मुद्दा इस रैली में उठाया गया। और बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा उठाया गया कि जैसे मानो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ममता बनर्जी सरकार के कारण आई है। जहां जहां पर भी बेरोजगारी है, जहां पर भी मतलब बीजेपी की सरकार है, वहां भी पश्चिम बंगाल से ज्यादा बेरोजगारी है, जैसा अर्पिता आर्या ने आंकड़ों के साथ बताया, आप लोगों ने देखा। लेकिन वहां पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता, वहां पर यही कहा जाता है कि कोई भी बेरोजगारी नहीं है। और जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर जाकर बेरोजगारी याद आती है। और बेरोजगारी का मुद्दा तो सिर्फ ये शुरुआती मुद्दा है, असली मुद्दा तो घुसपैठियों का है। जब भी कहीं पर इलेक्शन आता है तो भाजपा की तरफ से घुसपैठियों का मुद्दा जरूर उठाया जाता है।
चाहे आपने पिछला इलेक्शन जो बिहार का देखा, वहां पर कितनी जोरों शोर से भाजपा ने जो है घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, SIR किया गया, लेकिन कोई भी घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं दिया गया। इलेक्शन खत्म हो गया, अब बिहार के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं है, सारे घुसपैठिए भाग गए हैं बिहार के अंदर से। अब सारे घुसपैठिए जो है पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जैसे ही चलता रहेगा, घुसपैठियों का मुद्दा तेज होता रहेगा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल से भी घुसपैठिए निकल जाएंगे और वो फिर यूपी में आ जाएंगे। मतलब जहां भी इलेक्शन होता है घुसपैठिए चलते फिरते उस राज्य में पहुंच जाते हैं और भाजपा उस मुद्दे को लपक लेती है और उठाती रहती है। लेकिन घुसपैठिया जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो कहां चले जाते हैं, कोई आंकड़ा नहीं आता है, कोई सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं होती है। और यही मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी खूब तेजी के साथ उठाया जा रहा है। इसी मुद्दे के साथ जो है पश्चिम बंगाल को विजयी रथ बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। हिंदू मुसलमान करके वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। क्या वाकई में जिस राज्य में इलेक्शन होता है उस राज्य में ही घुसपैठिए नजर आते हैं भाजपा को, और इलेक्शन खत्म होने के बाद घुसपैठिए खत्म हो जाते हैं? क्या ऐसा ही पैटर्न भाजपा अपना रही है लगातार इलेक्शन में? आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। क्या वाकई में घुसपैठियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है भारत के अंदर? आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और पश्चिम बंगाल और असम का जो इलेक्शन होने वाला है, जो मतलब नजदीक आ रहा है, वो किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? क्या हिंदू मुसलमान घुसपैठिए पर लड़ा जाना चाहिए, या जनता से जुड़े मुद्दे, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और जो तमाम मतलब जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो उनको जो है भाजपा, जब वो कांग्रेस में थे तो भाजपा उनको कितना करप्ट कहती थी और कितना मतलब भ्रष्टाचारी बताती थी। लेकिन जब वो कांग्रेस से निकलकर भाजपा के अंदर आए, अमित शाह ने वॉशिंग मशीन में डाला और कमल छाप या जो भी पाउडर है वो लगाकर उनको सही कर दिया, जैसा सुरेंद्र राजपूत ने बताया। और अब उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप मतलब साबित नहीं हो पा रहा है और कोई भी अब इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और आपने देखा होगा जब अर्पिता आर्या ने मतलब इस विषय पर सवाल पूछा कि मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा को तो भाजपा ही करप्ट कहती थी, उन मतलब आरोपों का क्या हुआ? तो बीजेपी के प्रवक्ता कितनी सफाई से कहते हैं कि कोर्ट जाएं, अगर कोई ऐसा आरोप है कोर्ट में जाएं, कोर्ट है देश के अंदर, कानून व्यवस्था है, उसका सहारा ले। लेकिन जब दूसरी पार्टी विपक्ष में या कांग्रेस में या किसी और पार्टी में कोई नेता होता है और भाजपा ये आरोप लगाती है और लगातार आरोप लगाती है, और तब भाजपा कोर्ट और कहीं क्यों नहीं जाती है? सिर्फ आरोप भाजपा लगाती है तो मतलब वो करप्ट होता है, और जब कोई दूसरा आरोप लगाए विपक्ष का नेता तो वो जो है कोर्ट जाए पहले, फिर सारी बातें करे लेकिन आरोप ना लगाए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो असम में इलेक्शन होने वाला है, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कमेंट जरूर कीजिए। और पश्चिम बंगाल में कौन विजयी होने वाला है? क्या ममता बनर्जी अपना घर को बचा पाएंगी या फिर भाजपा इस बार बाजी मार ले जाएगी? कमेंट जरूर करके जाइए। आप लोगों ने देखा कि ईमानदार एंकर अर्पिता आर्या के सामने कैसी हेकड़ी निकल गई बीजेपी के प्रवक्ता की, कैसे वो झूठे आंकड़े दे रहे थे तो अर्पिता आर्या ने उनके आंकड़ों को करेक्ट किया और उनसे एक एक सवाल का जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता गोदी एंकर अंजनम कश्यप या फिर और एंकरों को समझ रहे थे कि कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, लेकिन अर्पिता आर्या की मैंने जितनी भी डिबेट देखी है वो एकदम धांसू डिबेट होती हैं और ऐसी डिबेट होती है कि वो सवाल पूछती हैं सत्ता से। अंजना कश्यप या और जो भी मतलब गोदी एंकर है उनकी तरह खामोश नहीं रहते, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, अर्पिता आर्या सत्ता से सवाल पूछती हैं। यही एक एंकर की खूबी होनी चाहिए और जो सत्ता में होता है उससे ही सवाल पूछने चाहिए। आप लोग अर्पिता आर्या के लिए क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। आपको डिबेट कैसी लगी जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।